से एक्सप्लोर किए कि इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स बदल के रख दी और तब से लेके आज तक ये पावरलेस नहीं हुए, अभी तक की पावर में। तो होता क्या है कि इस इंसिडेंट के 2-3 साल बाद ही ईयर 2008 में गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी सीएम थे और मोदी जी ने अजीत डोभाल को गुजरात में इन्वाइट किया कि यहाँ पे आके आप एक यूनिवर्सिटी खोलो इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस साइंस से रिलेटेड, जिसमें ये सारे कोर्सेज भी हों। अजीत डोभाल गुजरात पहुंच जाते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर बना के, जिसमें से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर ये खुद थे, तो ये सारी चीजें बना के अजीत डोभाल जो है वो रक्षा शक्ति नाम से एक यूनिवर्सिटी खोल देते हैं गुजरात के अंदर। और फिर इसके एक साल बाद ईयर 2009 में अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे से मिलते हैं। एकनाथ जो थे वो उस टाइम पे तमिलनाडु के अंदर विवेकानंदा केंद्र नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को प्रमोट करती है, वो चलाते थे। तो अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे की ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केंद्र की मदद से विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन वीआईएफ खोलते हैं। इस थिंक टैंक का ऑब्जेक्टिव था नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल अफेयर जैसी चीजों पे रिसर्च और एनालिसिस करके इंडिया को और स्ट्रांग और सिक्योर करा जाए। और ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी ये सेमिनार वगैरह करते थे। कई सेमिनार में तो इन्होंने कांग्रेस के मुद्दों पे भी सपोर्ट दिखाया, जैसे देवयानी खोबरागाड़े इंसिडेंट था, बांग्लादेश लैंड इशू था, इस पे भी सेमिनार किए इन्होंने। अब ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी इसकी एक और विंग थी इंडिया फाउंडेशन नाम से। इसमें यंग लोग ज्यादा थे, जैसे राम महादेव, निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु। तो सेम ईयर यानी कि 2009 में अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल जो सऊदी और यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, ये इंडिया वापस आके इस इंडिया फाउंडेशन, ये जो थिंक टैंक बनाया था इन्होंने, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब अभी तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन पूरे इंडिया के अंदर न्यूज में आता है ईयर 2011 में। विवेकानंदा फाउंडेशन क्या करती है कि एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट का नाम था इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक्स एंड टैक्स हेवन। अभी जो रिपोर्ट थी इन्होंने कांग्रेस को सबमिट नहीं की, बल्कि इनके ऑपोजिशन, उस समय बीजेपी ऑपोजिशन में थी, इनको सबमिट करते हैं। और फिर ये सबमिट करने के बाद ये लोग इससे रिलेटेड 2 सेमिनार करते हैं, जिसमें बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सुब्रमण्यम स्वामी सब पहुंचते हैं। तो अभी भले ही सिचुएशन चेंज हो गई हो, लेकिन उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे ये सब अजीत डोभाल के साथ में मिलकर सेमिनार करते थे। तो इसके बाद देश भर में ब्लैक मनी और करप्शन को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी और ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी ये उनके लिए एक सरदर्द बन गई थी। तो कांग्रेस ने आईबी के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विलांस पे डाल दिया था और इस पर नजर रखती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका कोई असर नहीं होता है। फिर अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल सब इसी करप्शन को लेकर अनशन पे बैठ जाते हैं और पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। कल जो मीडिया के साथियों के साथ बदसलूकी हुई उस पे बस 2 मिनट के लिए अपनी बात रखने आया। ये गड़बड़ी फैलाने से तो ये तो जनतंत्र नहीं है, जिसके बारे में हर किसी को ऑलरेडी पता ही है। ये इतना बड़ा मूवमेंट बन जाता है कि आगे चल के कांग्रेस की सरकार भी गिर जाती है और फिर बीजेपी पावर में आती है। और बीजेपी जब पावर में आती है तो नेशनल सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी पोस्ट है एनएसए की, वो मिलती है अजीत डोभाल को। और बाकी भी जो इस फाउंडेशन से रिलेटेड लोग थे, जैसे निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु, इन सबको इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती है। अजीत डोभाल को एनएसए बनाया गया था तो उस पर बहुत हल्ला भी हुआ था, क्योंकि एमके नारायण का अगर एक्सेप्शन छोड़ दें तो जितने भी एनएसए बने हैं वो आईएफएस डोमेन से ही रहे हैं, लेकिन इसको साइड में करके भी अजीत डोभाल को एनएसए बनाया जाता है। और जैसे ही अजीत डोभाल एनएसए बनते हैं तुरंत जून 2014 में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आ जाता है इनके सामने। इराक में 46 इंडियन नर्सेस फंस गई थी। अजीत डोभाल इराक में पहुंच जाते हैं, तुरंत इन नर्स को वापस लाने की पूरी प्लानिंग डिजाइन करते हैं। इनफैक्ट म्यांमार हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, यहां तक कि जो अभी आर्टिकल 370 तक है, हर ऑपरेशन में 2014 से लेकर अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं अजीत डोभाल खुद प्लान करते हैं हर एक चीज। इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, अजीत डोभाल की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अजीत डोभाल के एनएसए बनने से एकदम नई अप्रोच आई। जनरली कोई भी कंट्री होती है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेनली 3 स्ट्रेटेजी में से कोई एक फॉलो करती है, डिफेंसिव, डिफेंसिव ऑफेंसिव या फिर ऑफेंसिव। इंडिया ने मोस्टली इंडिपेंडेंस के बाद से डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई है। इसमें क्या होता है, आर्मी, इंटेलिजेंस सब एक्टिव होते हुए भी बस अपने पर होने वाले जो अटैक होते हैं उसको रोकते हैं। लेकिन अजीत डोभाल ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा सा शिफ्ट किया। इन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी जो होती है वो रेकमेंड की, जिनके रिजल्ट पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे निकले, अटैक कम हुए। लेकिन ईयर 1998 से अभी तक, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से अजीत डोभाल के रिश्ते जो है वो कांग्रेस से बहुत खराब हुए और टाइम टू टाइम अजीत डोभाल के ऊपर और इनकी फैमिली के ऊपर एलिगेशन भी लगते रहे। तो इंडिया के बाहर दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ अजीत डोभाल को अपनी और अपनी फैमिली के ऊपर लगे एलिगेशन से भी लड़ना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अजीत डोभाल के जो बेटे थे शौर्य डोभाल, वापस आके इन्होंने इंडियन फाउंडेशन, इससे आके ये जुड़ गए थे। लेकिन साइड में ये अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी चलाते थे जिसका नाम टॉर्च इन्वेस्टमेंट था। इसको पहले जीज कैप भी बोलते थे। इसका हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है। लेकिन इसको लेके भी दिक्कत खड़ी हो गई थी। ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, इसमें एक पाकिस्तानी जिसका नाम सैयद अली अब्बास था, वो को फाउंडर था इस कंपनी का। तो कांग्रेस ने इस पे कहा कि एक तरफ देश का एनएसए अजीत डोभाल आतंकियों को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल पोस्ट पे है, दूसरी तरफ उनका बेटा एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर रहा है, तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है ये। और बात यहां भी नहीं खत्म होती है। ये जो इंडिया फाउंडेशन थी, ये टाइम टू टाइम सेमिनार करती थी और इसके जो स्पॉन्सर थे वो फॉरेन कंट्रीज की डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज थी, जैसे बोइंग, इजराइल की मगल सिक्योरिटी सिस्टम लिमिटेड। तो इसको लेके भी अजीत डोभाल और इनके बेटे को घेरा गया कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनियां इनको क्यों स्पॉन्सर करेंगी, बिना किसी फायदे के तो ये करेंगी नहीं। तो इसका लिंक भी अजीत डोभाल और इनके बेटे से जोड़ा गया कि इन कंपनीज को फेवर किया जा रहा है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है। अब यहां तक भी ठीक था, लेकिन अजीत डोभाल की असली दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब कांग्रेस के जयराम नरेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अजीत डोभाल के दूसरे बेटे विवेक डोभाल ने जिस दिन नोटबंदी हुई उसके 13 दिन बाद केमैन आइलैंड, जहां टैक्स की कोई रोक टोक नहीं होती, वहां जाके GNY एशिया हेज फंड स्टार्ट कर दिया। और इसका जो लिंक है वो पूरी तरीके से नोटबंदी से एस्टेब्लिश कर दिया। और ये जो सारी चीजें हैं ये कैरावन मैगजीन में भी छपी। और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो अजीत डोभाल ने जयराम नरेश और कैरावन मैगजीन के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस कर दिया। और जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कांग्रेस के जयराम रमेश को अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगनी पड़ती है और विवेक डोभाल रिटर्न में भी माफी लेते हैं। ये उस माफी की कॉपी है। तो देखिए, अजीत डोभाल की जो लाइफ है वो किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। और चाहे देश के बाहर लड़ना हो या अंदर लड़ना हो और 3 बार एनएसए बन के पावर अपने हाथ में रखना हो, इनको कैबिनेट मिनिस्टर तक की रैंक दी गई है। और यही रीजन है कि इनको देश के अंदर लोग असली चाणक्य कहते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे एनएसए हैं जिनके हाथ में इतनी पावर रही, इतने बड़े बड़े लोग इनके पीछे पड़े, लेकिन पावर इनके हाथ से कोई खींच नहीं पाया। और जब गवर्नमेंट तक इनके हिसाब से नहीं रही तो वो गवर्नमेंट ही पावर में नहीं रही। और लास्ट में आपको फिर से बता दूं कि टूथसी की वेबसाइट जरूर चेक करना फॉर देयर इनविजिबल